आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 2 में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर इस शीर्षक से कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। आज हम लोग इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, वैसे तो मैंने कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन 2023 से पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से कुछ पद्यांश लेकर के आपको ये बताऊं कि अब किस तरह से पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि अब पद्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे और उनका उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए, ये प्रश्न 22वें नंबर पर आएगा और इसी तरह से आएगा। देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप इसको थोड़ा सा मेरी भाषा में समझ लीजिए। देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि इस तरह से 2 पद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक जो भी आपको सरल लगे उसको चुनेंगे और देखिए, चुनने के बाद जब आप उस पद्यांश के नीचे आएंगे तो इसी तरह से 3 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न आपको समझाने के लिए लिए हैं, लेकिन 3 ही प्रश्न आएगा, ठीक है। और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो ये कुल मिला के 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अब जो प्रश्न पूछेगा आपको उसका ही उत्तर देना है, आप अपने से नहीं कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा क्या होता था कि वो सीधे सीधे कह देता था कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो जो कहेगा आपको वही उत्तर लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर आया है इस साल से। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले उन सभी शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। देखिए, क्योंकि यदि जितने भी शब्द इसमें आए हैं, किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए रहें, यदि उनका सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए तो व्याख्या करने में फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं। सुनि मतलब सुनकर, सुनि माने सुनकर। सुंदर सरल है, ऐसे ही रहेगा। बैन माने वचन, वाणी, बोली, चाहे जो एक ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। सुधारस मतलब अमृत रस से, अमृत रस से या अमृत रस में भी कह सकते हैं, ठीक है। साने मतलब सने हुए, साने मतलब सने हुए। तो देखिए, जब एक साथ दोनों को लेंगे सुधा रस साने, तो इसका मतलब हो जाएगा अमृत रस से सने हुए और इसका मतलब हो जाएगा मधुर। तो सुधा रस साने मतलब मधुर, ठीक है। सयानी है मतलब चतुर हैं, सयानी है मतलब चतुर हैं। जानकी सीता जी, जानकी सीता जी। जानी जान गई, जानी जान गई। भली अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। तिरछे करी, तिरछे करी मतलब तिरछे करके या टेढ़े करके, तिरछे करके या टेढ़े करके, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। नयन मतलब आँखों को, नयन मतलब आँखों को। दैसैन, दैसैन मतलब इशारा करके, दैसैन माने इशारा करके। तिन्हें मतलब जो गांव की वधुएं हैं, ग्राम वधुएं हैं, गांव की स्त्रियां हैं, चाहे आप ग्राम वधुएं कह लीजिए चाहे ग्राम की स्त्रियां कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझाए मतलब समझाकर अर्थात बताकर, तो चाहे समझाकर कहिए चाहे बताकर, ठीक है। कछु कुछ बताकर, कछु मतलब कुछ, समझाए कछु तो कुछ बताकर, कुछ समझाकर। मुस्काए मतलब मुस्कुराते हुए, मुस्काए मतलब मुस्कुराकर या मुस्कुराते हुए। चली मतलब आगे बढ़ गई, चली मतलब आगे बढ़ गई, ठीक है। तुलसी कवि का नाम है तो ऐसे ही रहेगा। ते ही माने उस, ते ही माने उस। अवसर मतलब समय, अवसर मतलब समय, ठीक है। सोहै मतलब सुंदरता, सोहै मतलब सुंदरता, सोहै माने सुंदरता। सवै मतलब जो सभी ग्राम वधुएं हैं, गांव की स्त्रियां हैं, उनके लिए आए हैं तो वो सब स्त्रियां, ठीक है, सभी ग्राम वधुएं।
अवलोकति मतलब देख कर, अवलोकति मतलब देख कर। लोचन मतलब आँख, लोचन मतलब आँख। लाहु अली का मतलब यहाँ पर है आनंदित करने लगी या लाभ पहुँचाने लगी, आनंदित करने लगी या लाभ पहुँचाने लगी। व्याख्या में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनुराग तड़ाग, देखिए अनुराग माने प्रेम होता है और तड़ाग माने सरोवर या तालाब होता है, दोनों होता है जो आपको अच्छा लगे। तो जब दोनों को एक साथ लेंगे अनुराग तड़ाग तो हो जाएगा प्रेम रूपी सरोवर या प्रेम रूपी तालाब, ठीक है, में सरल है। भानु, देखिए वैसे तो भानु माने सूर्य होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे श्री रामचंद्र रूपी सूर्य, श्री रामचंद्र रूपी सूर्य, ठीक है। उदय, उदय उदय होना यानी निकल आना, उदय होना, सूर्य उदय होता है ना, तो वही निकल आना या उदय होना जो आपको अच्छा लगे। विगसी, विगसी मतलब खिल गई, विकसित हो गई, खिल गई, जो कमल खिलते हैं ना तो खिल गई। मनो, मनो मतलब जैसे या जिस प्रकार, मनो माने जैसे या जिस प्रकार। मंजुल माने सुंदर, मंजुल माने सुंदर। कंज, कंज माने होता है कमल, कंज माने कमल, ठीक है। और कली तो आप समझ रहे हैं, तो कंज कली, कमल की कली, कंज कली, ठीक है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग जानेंगे, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए अब ध्यान आपको क्या देना है कि देखिए जिन चीज़ों को मैंने काले रंग से लिखा है वो सभी चीज़ें आप भी काले रंग से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखिएगा, ठीक है। और देखिए अब ये जो संदर्भ आपने लिखा, ये वन पथ पर, जितने भी वन पथ पर से पद्यांश पूछे जाएंगे सभी के लिए संदर्भ यही रहेगा, क्योंकि किसी भी एक कविता के लिए मतलब एक पाठ में जितनी भी कविताएं आती हैं उस शीर्षक के अंतर्गत उसके लिए संदर्भ एक ही रहता है, प्रसंग बदलते जाते हैं, ठीक है। तो संदर्भ पूरा हुआ। अब चलिए हम लोगों को प्रसंग लिखना है। तो देखिए प्रसंग में हम लोग वही बात लिखते हैं जो कविता की मुख्य बात होती है, जो पद्यांश की मुख्य बात होती है। तो इसमें क्या मुख्य बात है, इसका क्या प्रसंग होगा, ध्यान से सुनिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में ग्राम वधुओं द्वारा श्री रामचंद्र जी का परिचय पूछे जाने पर सीता जी द्वारा स्त्री मर्यादा का पालन करते हुए इशारे द्वारा श्री रामचंद्र जी का परिचय बताने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि इस पद्यांश में है क्या, तब आपको जब मैं व्याख्या बताऊंगा तो बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो राम है, सीता है और लक्ष्मण है वो जंगल जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं। रास्ते में एक गांव पड़ता है। तो जब गांव वधुएं यानी गांव की स्त्रियां राम को, सीता को और लक्ष्मण को देखती हैं तो वो सीता जी से इशारा करती हैं, आँख से इशारा करती हैं। वो गांव की स्त्रियां बोलती नहीं हैं, इशारा करती हैं कि ये जो सांवले रंग के तुम्हारे साथ हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं, ये तुम्हारे कौन हैं। तो जब सीता जी ने उन ग्राम वधुओं की ये बात सुनी तो वो समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं, क्योंकि बिना बोले ही मुझसे परिचय पूछ रही हैं। तो वो जान जाती हैं कि बहुत चतुर स्त्रियां हैं। फिर वो भी जो स्त्री की मर्यादा होती है उसका पालन करते हुए,
देखिए, स्त्री मर्यादा का पालन करते हुए इसका मतलब ये है कि जिस समय की ये घटना है, जिस जमाने की ये बात है, उस समय स्त्रियां अपने पतियों का नाम नहीं लिया करती थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है, लेकिन तब वो अपने पतियों का नाम नहीं लिया करती थी। ऐसे में सीता जी को परिचय बताना था और नाम भी नहीं लेना था, तो उन्होंने भी इशारा किया, अपनी आंखें तिरछी की और इशारा करके बता दिया कि ये जो सांवले रंग के मेरे साथ सुंदर से दिख रहे हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, उन्होंने बता दिया। ठीक है। तुलसीदास जी तब कहते हैं कि उस समय जो ग्राम बधुएं हैं, गांव की स्त्रियां हैं, वो श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देख करके अपनी आंखों को आनंदित करने लगी और ऐसा लगने लगा उस समय जैसे प्रेम रूपी तालाब में, प्रेम रूपी सरोवर में श्री रामचंद्र रूपी सूरज का उदय हो गया हो, और जिसको देख करके ग्राम बधुओं की आँख रूपी सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। यही इसकी व्याख्या है। अब चलिए हम लोग एक एक शब्दों को समझते हुए इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे वो ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ग्राम वधुओं द्वारा सीता जी से पूछे जाने पर कि ये सांवले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तब उनके, अब आ जाइए पद्यांश पर, तब उनके मधुर और सुंदर वचनों को सुन करके सीता जी यह अच्छी तरह से जान गईं कि ये ग्राम वधुएं बहुत चतुर हैं। फिर आपको अपने जोड़ना है, तब वे स्त्री मर्यादा का पालन करते हुए बिना कुछ बोले अपनी, फिर से एक बार सुन लीजिए क्या जोड़ना है, तब वे स्त्री मर्यादा का पालन करते हुए बिना कुछ बोले अपनी आँखों को तिरछा करके इशारा करते हुए उन्हें कुछ समझाते हुए मुस्कुरा करके आगे बढ़ गईं, अर्थात उन्हें इशारे से यह बताकर कि ये सांवले सुंदर रूप वाले मेरे पति हैं, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को सभी ग्राम वधुएं देख करके अपनी आँखों को लाभ पहुँचाने लगीं, अर्थात आनंदित करने लगीं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, इतना अपने जोड़िए, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं की सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हों। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य को देखते हैं, फिर उसके बाद इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, अब काव्य सौंदर्य बहुत जरूरी है। पहले इतना जरूरी नहीं होता था, इसीलिए पहले जो लोग पढ़ाते थे, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि काव्य सौंदर्य को मैंने नहीं बताया है। तो अब आप व्याख्या कहीं से भी देख लीजिए, लेकिन काव्य सौंदर्य भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो श्रृंगार रस है, ठीक है। यदि छंद की बात की जाए तो सवैया छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें 3 अलंकार हैं, अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये तीनों अलंकार कहाँ हैं, चलिए थोड़ा सा पद्यांश में दिखा दूं तो आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी पद्यांश पर आधारित अलंकार पे अलग से प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। एक चीज आप ध्यान रखिए, यदि कहता है कि काव्य सौंदर्य लिखिए, तब ये सारी चीज
चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर प्रश्न कह देता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तब आपको केवल अलंकार लिखना है, ध्यान रहे, ठीक है। यदि काव्य सौंदर्य पूछे तो पूरा लिखना है, यदि केवल अलंकार पूछे तो सिर्फ अलंकार लिखना है, ठीक है। तो चलिए ये तीनों अलंकार कहाँ पे हैं इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सुनी सुंदर स और स की पुनरावृत्ति है, ठीक है। सुधारस साने सयानी में भी स और स की पुनरावृत्ति है। जानकी जानी में ज और ज की पुनरावृत्ति है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, और यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे है लोचन लाभ में ल और ल की पुनरावृत्ति है, ठीक है। यहाँ पर मनो मंजुल में म और म की पुनरावृत्ति है। तो जहाँ पर आपको पता है एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। तो पहला अलंकार हो गया अनुप्रास अलंकार। और भी आप देख लीजिएगा, अगर कहीं इस तरह से शब्दों की वर्णों की पुनरावृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो एक हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए जहाँ पर मनो मानो मनु जानो जनु जनहु ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, ठीक है। तो दूसरा मिल गया। अब तीसरा देखिए, यदि आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे कहा था प्रेम रूपी तालाब में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदय हो गया, और ग्राम वधुओं की कमल रूपी सुंदर नेत्र कलियाँ यानी कि कमल रूपी जो उनकी आंखें हैं। तो यहाँ पर हमको रूपक अलंकार मिल रहा है। तो इस तरह से इसमें 3 अलंकार हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, शैली इसकी चित्रात्मक व मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रश्न का उत्तर हमको लिखना कैसे है और प्रश्न पूछा कैसे है। तो चलिए क्रमशः एक एक प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद इसका उत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अब इसको आप मेरे शब्दों में जरा सा समझिए। ये प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश की ससंदर्भ का मतलब होता है संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए और उसके बाद व्याख्या लिखिए, उसके बाद व्याख्या लिखिए और उसके बाद क्या करना है, आपको काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। यानी इसमें 4 चीज़ें आपको करनी है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो देखिए आप करेंगे क्या, उसको जरा सा देखिए। आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर साफ एकदम डालेंगे। अब देखिए चूंकि ये 22 पर रहेगा और इसमें 2 रहेंगे, तो जो आप करेंगे यहाँ कोष्ठक के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस पद्यांश को आप हल करेंगे उसका शुरू का और अंत का लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे सुनि सुंदर बैन और कंजकली है, तो आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए ये पद्यांश है तो शुरू का थोड़ा सा लिख लीजिए और थोड़ा सा अंत का लिख लीजिए, जिसको भी आप हल करिए, ठीक है। तो देखिए मैंने वही किया है, यहाँ पर शुरू का और अंत का लिख लिया है। उसके बाद मैंने कहा था आपको संदर्भ हेडिंग डाली है, तो देखिए मैंने आपको संदर्भ बताया है, इसीलिए मैंने लिखा है कि आप अपने से लिखने का प्रयास करिए। मैंने आपको प्रसंग भी बताया है, आप अपने से लिखिए। व्याख्या भी मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि सरलता से समझाऊं। अगर समझ में आया है तो व्याख्या भी आप लिखने का प्रयास कीजिए। और काव्य सौंदर्य तो मैंने बता ही दिया है, तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सीता जी क्या समझ गईं। देखिए मैंने आपको पहली ही लाइन में बताया था कि सीता जी ग्राम वधुओं के द्वारा इशारे से पूछे जाने पर कि ये सांवले सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन हैं, सीता जी समझ गई कि ये जो ग्राम वधुएं हैं बहुत ही चतुर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है कि आप जो भी नंबर पर प्रश्न रहेगा डालेंगे और जैसे मैंने बताया वैसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 3 ही पूछेगा लेकिन मैंने 4 लिया है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था। आप लिखेंगे कैसे वो ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे सीता जी का संकेत, इतना प्रश्न से लिख लेंगे, सीता जी का संकेत स्त्री मर्यादा का पालन करने वाला था, जिसमें वे बिना राम का नाम लिए हुए इशारे से वे उनका परिचय बता देती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आप वाक्य बनाना भी सीख लीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए तीसरे नंबर पर है तो आप नंबरिंग करेंगे और उत्तर को लिख डालेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। देखिए 3 ही प्रश्न आएगा। चौथा है,
अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है? तो अनुराग तड़ाग का अर्थ मैंने बताया था कि प्रेम रूपी सरोवर, प्रेम रूपी तालाब, चाहे जो लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको देखिए। आप लिखेंगे, इसको पूरा लिखेंगे, अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अब उत्तर लिखना है आपकी परीक्षा में। तो मेरे ख्याल से बात आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आई होगी।